नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स में हम स्वामित्व स्कीम के बारे में, लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के बारे में और अन्य कई करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अमित शाह ने 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के सेटअप का टारगेट रखा है अगले 5 साल में। असल में अमित शाह एक गैदरिंग में एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमने 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का टारगेट रखा है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, वो टीयर 2 और उससे लोअर सिटीज में या टाउन्स में या रूरल एरियाज में होती है। सरकार क्या करती है, नाबार्ड को फंडिंग देती है। नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को फंडिंग देता है, फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को फंडिंग देता है और लास्ट में ये पैसा पीएसीएस के पास पहुंचता है। नाम में ही सब क्लियर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो होता यह है कि ये जो सोसाइटीज हैं ये हेल्प करती हैं किसानों को, ताकि वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में पैसा लगा सके। सही, और पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, उनका बिजनेस डेवलप होगा, उनका एग्रीकल्चर डेवलप होगा। तो एक बेसिक सीड कैपिटल की आवश्यकता होती है और वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो ये सोसाइटीज किसानों को ये प्रोवाइड कराती हैं। अच्छा, इस पूरे जो इनिशिएटिव है इसमें नाबार्ड का इंपॉर्टेंट रोल है और 2 और ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। पहला नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी और दूसरा एनएफडीबी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये तीनों मिलकर देश में 2 लाख का टारगेट अचीव करेंगे, ठीक, वो भी 5 साल में। अच्छा, ये टारगेट जल्द ही अचीव हो जाएगा क्योंकि पिछले 3 महीनों में ही हर महीने में 10-10 हजार पीएसीएस स्टैब्लिश हो गए। तो इसी रेट से अगर हम गए तो ये टारगेट 1.5-2 सालों में ही अचीव हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसी ओकेजन में शाह साहब ने रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम, ये 10 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बांटे। ठीक, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा रूरल एरियाज में किसानों के ग्रुप में। दूसरा ये होगा कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो फॉर्मल रूट के थ्रू, फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू किसान ले पाएंगे, जिससे किसानों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक, और साथ ही साथ देश के डेवलपमेंट में भी उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल हर साल लद्दाख में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल ग्रेट इंथुजियाज्म से मनाया जाता है। ठीक, ये फेस्टिवल नए साल पे मनाया जाता है, पर ये नया साल आपका और हमारा नहीं है, ये तिब्बतियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। ये जो फेस्टिवल है ये इसमें कम्युनिटी बॉन्डिंग और लद्दाखी ट्रेडिशन को दर्शाया जाता है। ठीक, तो ऐसे फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, और जो अपकमिंग जनरेशन है उन्हें ट्रेडिशन का पता लगे। तो ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि लोसार फेस्टिवल लद्दाख का फेस्टिवल। ठीक, अगला इंडिगो। हर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी हो, सही, या गवर्नमेंट कंपनी हो, वो सीएसआर एक्टिविटी करती है। तो इंडिगो भी सीएसआर एक्टिविटी करता है और उन्होंने एक सीएसआर इनिशिएटिव चलाया इंडिगो रीच। अब इंडिगो रीच में वो इस बार क्या अचीव कर रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन जाए। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने के लिए 4R स्ट्रेटेजी होती है। 4R स्ट्रेटेजी क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो ये स्ट्रेटेजी में काम करते हुए जो एयरपोर्ट है वो जीरो वेस्टेज प्रोड्यूस करेगा, यानी जो भी वेस्टेज वो प्रोड्यूस करेगा ना उसको खुद ही रिसाइकिल कर लेगा और खुद ही उसका यूज कर लेगा। तो इससे क्या होगा, नेट जो आउटकम होगा वो जीरो होगा। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। एक ये, इससे क्या होगा, इससे एक तो लोगों को कम से कम वेस्टेज पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, वो ये भी समझेंगे कि रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उन्हें समझना है कि रिसोर्स लिमिटेड है। तो अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो हमें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली यूज करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने आज से 4 साल पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस करी थी। अब उस स्कीम के रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गए। सरकार ने ये जो स्कीम अनाउंस करी थी इसका नाम था स्वामित्व। स्वामित्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि देखिए रूरल एरियाज में क्या रहता है, प्रॉपर्टी का बहुत विवाद रहता है। तो सारे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को डिजिटल कर दो। अब आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ये जो डिजिटल करने का काम है ना, ये मैनुअली तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली जा रही है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी
की हेल्प से 2025 का सरकार ने टारगेट बनाया, मतलब मार्च 2025 तक सारे गांव को कवर कर लेगी। अब इसी के तहत अभी प्रधानमंत्री ने एक फंक्शन में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। अब ये प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, ये जैसे आधार कार्ड है ना, ऐसी एक आपको कार्ड मिलेगा, और ये कार्ड में क्या होगा, पूरा डेटा होगा, जो आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उसका आपको क्या मिलेगा, एक कार्ड में डेटा मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी प्रॉपर्टी आगे सेल करनी है या कुछ करना है तो आप वो कार्ड दो, बाकी पूरा काम होगा। ठीक, तो ये हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का इसमें ये टारगेट है कि जितने भी प्रॉपर्टी कार्ड है, अब ये प्रॉपर्टी कार्ड का यूज क्या होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी कार्ड का यूज ये होगा कि किसान सीधा बैंक में जाएगा और अपना प्रॉपर्टी कार्ड दिखाएगा, तो प्रॉपर्टी कार्ड के बाद बैंक का वेरिफिकेशन का सरदर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वेरीफाइड होगा बाय द गवर्नमेंट। जैसे आधार वेरिफिकेशन है, अब आधार कार्ड बैंक वाले डालते हैं आईडी, आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, बस वो ये चेक करते हैं कि आधार आप ही का है कि नहीं। ठीक, तो अगर वो आईडी मैच कर गई तो हो गया, हाँ तो सारी डिटेल जो भी है वो सही है। ठीक, वो आपका नाम चेंज नहीं करते, वो तो सब तो आधार से ही आता है। सेम यहाँ भी होगा, जैसे प्रॉपर्टी के जितने रिकॉर्ड है ना वो बैंक को मिल जाएंगे, जैसे ही बैंक को मिलेंगे तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये बहुत आसान हो जाएगा। तो किसानों को जब भी लोन चाहिए, रूरल एरियाज में जब भी लोन चाहिए तो बहुत आसानी से मिल पाएगा। ये हो गई पहली बात। दूसरा क्या है, ये वुमेन की जो ओनरशिप है उसे भी स्टेब्लिश करेगा। एक बार कार्ड बन गया तो सही से पूरी डिटेलिंग हो गई। अब जैसे ये पता है कि संपत्ति अभी मेरे नाम पे है, और मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा, संपत्ति बटेगी तो दोनों में बराबर बटेगी, क्योंकि सरकार के पास इसका रिकॉर्ड होगा। ये समझना इसमें आवश्यक है। अभी सरकार ने 92% गांव कवर कर लिए, वो 2026 तक कवर हो जाएंगे। पहले ये टारगेट 2025 का था, अब इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया 2026 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 800 मिलियन का लोन दिया अमरावती को मॉडल कैपिटल बनाने में। देखिए, आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल अमरावती में काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश से एक राज्य निकला तेलंगाना, तो हैदराबाद जो कैपिटल थी वो तो हो गई तेलंगाना की। अब आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल डेवलप कर रहा, वो कर रहा अमरावती में। अच्छा, अमरावती ग्रीन फील्ड कैपिटल है, मतलब एक स्क्रैच से बन रही है। अब वो उसको इतना बढ़िया बनाना चाहते हैं, मतलब पूरा प्लांट सिटी बनाना चाह रहे हैं। जैसे प्लांट सिटी के एग्जांपल है इंडिया में चंडीगढ़ टाइप, तो उसके लिए क्या हो रहा है, वो सिटी को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल ही बनाना चाहते हैं, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें लग रहा है। अब इन्होंने क्या करा है, वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैक्ट साइन किए, एमओयू साइन किए, कि ताकि जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी हो पाए। तो इसी से श्रृंखला में ये एक लोन है जो 800 मिलियन का है, और वो अमरावती को मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक को अप्रूव कर दिया है, या उन्हें परमिशन दे दी है कि वो क्या करें, अपना जो म्यूचुअल फंड है और अपनी जो इंश्योरेंस सब्सिडरी उसका आईपीओ ले आए। देखिए, होता क्या है, जो बैंक होते हैं, बैंक के पास बहुत सारे सब्सिडरीज होते हैं। ठीक, उनमें जैसे उसका म्यूचुअल फंड आम होगा, एसेट मैनेजमेंट आम होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो आम होगा। ठीक, उसका इंश्योरेंस आम होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्टेट बैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेट बैंक के पास जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आम है एसबीआई कैपिटल मार्केट, फिर वेल्थ मैनेजमेंट का आम है एसबीआई वेल्थ मैनेजमेंट, एक जैसे उनका है लाइफ इंश्योरेंस एसबीआई लाइफ, एक है उनका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो ऐसे करके हर बैंक की सब्सिडरियां होती हैं, ऐसी कैनरा बैंक की भी। अब जब कैनरा बैंक उससे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसमें से अपना कुछ स्टेक निकालना चाहता है, तो कैनरा बैंक क्या आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती, तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया। अब जो कैनरा रेबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरी कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें वो स्टेक बेचेंगे, और स्टेक बेचेंगे कैसे, थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अगले साल इसका आईपीओ आने की संभावना है। अगला हम देखते हैं, ये फिर से एक दूसरी गवर्नमेंट स्कीम है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। एक गवर्नमेंट स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, ये 2014-15 में आई थी। ठीक, अब मोदी जी टूरिज्म के बड़े फैन है। ठीक, मोदी जी चाहते हैं कि टूरिज्म बढ़े इस देश में, तो अब ये स्कीम टूरिज्म से ही रिलेटेड है। इसमें क्या हो रहा है कि देश थीम बेस्ड सर्किट डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक, तो ये आपको समझना है। अच्छा, थीम बेस्ड सर्किट टोटल अब तक 15 आइडेंटिफाई हो गए हैं और उन पे काम चल रहा है। इसमें कुछ मेन है, जैसे हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। अच्छा, सर्किट क्या होता है ये समझिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे हिमालय जाना है, तो मेरे को क्या करेंगे, उस सर्किट के तहत पूरा मेरा एक रूट डिजाइन कर दिया जाएगा।
सही कि भाई मैं क्या करूं, उत्तराखंड देख लूं, नैनीताल देख लूं, मसूरी देख लूं, ठीक, उसके बाद मैं शिमला देख लूं, मनाली देख लूं, फिर J&K चले जाऊं, लेह लद्दाख में पेंगोंग सो देखते हुए, डल लेक से होते हुए पूरा मेरा एक हिमालयन सर्किट पूरा हो जाए। तो सर्किट क्या होता है, कलेक्शन होता है, पूरा प्लान्ड तरीके से सरकार इसमें काम करती है। या आजकल चार धाम सर्किट है, तो चार धामों के दर्शन करवाते हैं। तो सरकार ने एक पूरी स्कीम बना दी है, जिसके तहत क्या होगा, आपका एक बड़ा रिजर्वेशन होगा, और उस रिजर्वेशन के तहत छोटी छोटी चीजें आपकी रिजर्व वो हो जाएंगी। जैसे एक ट्रेन होगी, सही है, वो ट्रेन में रिजर्वेशन, आपके खाने का, आपके रहने का। तो ये पूरा एक सर्किट सरकार डिजाइन कर रही है। अच्छा, एक बार गवर्नमेंट सर्किट डिजाइन कर लेगी ना, तो बाकी चीजें अपने आप डेवलप होती हैं। जैसे फिर क्या होता है, टूर ऑपरेटर्स आते हैं, फिर होटल वाले आते हैं, तो वो वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पूरा टूरिज्म हब देश में जनरेट होता है। और जगह जगह टूरिज्म हब अगर जनरेट होंगे, तो फिर विदेश से लोग आएंगे भारत में, और उनको क्या होगा, पूरा प्लान्ड स्ट्रक्चर होगा, तो वो भी उनका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया होगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इससे भारत का बड़ा फायदा है, एक तो हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है, दूसरी हमारी इमेज बढ़ती है, तीसरा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, ठीक। अच्छा, ये पूरा जो इनिशिएटिव है उसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक। और वो CSR एक्टिविटीज को भी इधर की तरफ चैनलाइज करती है कि आप डेवलप करो, ठीक। ये हो गया 22 में 2.0 वर्जन आया, यानी सेकेंड वर्जन। इस बार फोकस किस में, इस बार फोकस है कि जो टूरिज्म है ना, वो सस्टेनेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। टूरिस्ट आते हैं तो कूड़ा कचरा बहुत हो जाता है, ठीक, और भी कई उसके नुकसान होते हैं। जो वहाँ का इथनिक कल्चर है वो चला जाता है। तो वो इथनिक कल्चर को बचाते हुए हमें टूरिज्म प्रमोट करना है, ताकि इथनिक कल्चर भी बचा रहे, और जो हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या टूरिस्ट प्लेस हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी है वो भी बनी रहे, उसमें कुछ खराबी ना हो। इसके लिए अब हम स्वदेश वो दर्शन 2.0 लाए। तो ये पूरी स्कीम, ठीक, ये आपको समझना। आगे देखते हैं। स्टील मिनिस्ट्री ये चाहती है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% हो जाए। असल में इशू ये है कि चाइना बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में भारत में स्टील की डंपिंग कर रहा है। अच्छा, डंपिंग ऑफ स्टील क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, चाइना में क्या है, चाइना में ओवर कैपेसिटी है। कहने का ये मतलब है कि चाइना में फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा है स्टील की, जिसका कोई हिसाब नहीं। अब चाइना में डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं होता। अब जो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं होगा, तो वो स्टील जो बना रहे हैं ना, अब वो स्टील बनाना वो रोक नहीं सकते। आप कहोगे क्यों नहीं रोक सकते, नुकसान का धंधा क्यों करना। वो इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, सही। अब वो सारे लोग तो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो चाइना में बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या करते हैं चाइना वाले, जम के स्टील बनाते हैं। अब इस स्टील में उन्हें मिलती है सरकार की तरफ से सब्सिडी। अब मान लीजिए स्टील बनाने का खर्चा आता है 100 रुपए टन, मान लीजिए, तो सरकार 20-25 रुपए सब्सिडी देती है। अब मान लीजिए सरकार ने 25 रुपए सब्सिडी दी, तो मुझे स्टील कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस 75 रुपए। अब मैं भारत में क्या करूंगा, 80 रुपए पे डंप करूंगा। अब जो भारत में स्टील बना रहा है, वो तो बना ही 110 का रहा है, इधर सब्सिडी भी कुछ नहीं मिल रही, तो उसका तो अपने देश में नहीं बिकेगा, क्योंकि बाहर चाइना से 80 रुपए में आ रहा है। इसीलिए कस्टम ड्यूटी आवश्यक है। से हम क्या कर सकते हैं, भाई 80 रुपए का है तो हम उसमें क्या करें, 25 रुपए या 30 रुपए कस्टम ड्यूटी लगा दें। जैसे ही हमने 30 रुपए कस्टम ड्यूटी लगाया, तो क्या होगा, उसका भाव भी 110 हो गया, क्योंकि आप बाहर से तो 80 में इंपोर्ट करोगे देश में, लेकिन देश में आते ही उसमें 30 रुपए कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी, तो हो गया 110। अब बाहर से क्यों खरीदना, जब यही वाला 110 पे बेच रहा है। ज्यादा खरीदोगे तो वो 105 में भी बेच देगा। तो ये समझना आवश्यक। कस्टम ड्यूटी हेल्प करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ठीक हो। अच्छा, अब देखते हैं कि अभी ये ड्यूटी 7.5 है। अब ये ड्यूटी कितने करने की बात हो रही है, 15%। तो ये अभी स्टील मिनिस्ट्री चाहती है ऐसा हो। अच्छा, ये स्टील मिनिस्ट्री चाहती है तो ये कर क्यों नहीं दे रही, ये आपका सवाल होगा। ऐसा नहीं होता, स्टील मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करनी होती है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाना घटाना ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में, और इसके लिए बजट में प्रावधान लाने होते हैं। तो ये बजट में आपको काम होगा, ठीक। पूरा इशू चाइना का है। अच्छा, थोड़ा सा डेटा देख ले, न्यूज़पेपर का डेटा है। जो चाइना का इंपोर्ट है भारत में वो 32% बढ़ गया। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी आवश्यक है, भाई ये बढ़ क्यों रहा है, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लग रहे हैं। अब ये पहले चाइनीज लोग सारा सामान बेचते थे यूएसए में और ईयू में। अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से टैरिफ बढ़ा है। टैरिफ का वॉर आगे भविष्य में और बढ़ेगा, तो ये भारत में और ज्यादा डंपिंग करेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, भाई उनकी डोमेस्टिक सेल ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक, ये आपको समझना। अगला ये है कि PLI के बारे में आपने सुना होगा, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ये पूरी स्कीम है सरकार की तरफ से। तो अब
पहले डीवीए समझ लीजिए। डीवीए होता है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। देखिए जब भी कोई इस देश में ऑटोमोबाइल बना रहा है तो उसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कितना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहने का ये मतलब है, देखिए सरकार ये चाहती है कि इस देश में सामान बने, मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन इस देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हो ना उसमें इंडिजिनाइज कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम बाहर से सब मंगा ले रहे हो, इधर असेंबल कर ले रहे हो, काम खत्म। तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें तो खाली हमें असेंबलेंस की ही वैल्यू मिलेगी। सही, तो सरकार ये चाहती है शुरू शुरू में वो पीएलआई यानी सब्सिडी दे रहे कि तुम लगाओ, और लगाने के बाद क्या करो, ये सब्सिडी भी टारगेटेड सब्सिडी है। टारगेटेड सब्सिडी क्या, जो ऑटोमोबाइल में मिलती है उसमें यह है कि 50% कंपोनेंट इंडियन होना चाहिए। अब जितने लोगों ने अप्लाई करा उसमें से केवल 15% ही लोग एलिजिबल निकले, यानी बाकी सारों का जो कंपोनेंट है 50% से ज्यादा वो इंडिया में बन ही नहीं रहा। तो ये है खबर। ठीक, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीवीए क्या होता है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि वो कितना है, 50% है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए समझिए, अभी इसको 50 रखा है, धीरे धीरे इसको 60 करेंगे। जैसे जैसे देश की कैपेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमें इंडिजिनाइजेशन बनाना है, ताकि हम उस टारगेट को अचीव कर सके। किस टारगेट को, कि 100% इंडिया में ही बने। अभी हमने कुछ दिन पहले 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की बात करी। चाइना को देखो, चाइना में हर चीज चाइना में ही बन रही, तो किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं। हम तो हर देश पर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, कुछ भी क्राइसिस आता है दुनिया में तो हमारी इकोनॉमी में डामाडोल स्थिति हो जाती है, क्योंकि हमारा सारा सामान बाहर से आ रहा है। तो सारी चीजों का इंडिजिनाइजेशन हमें करना होगा, जो इसेंशियल्स है। सबका कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना है नहीं, पर है क्या, जितनों का कर सकते हैं उतना करें। इससे क्या होता है, देश की सॉवरेनिटी और डिपेंडेंस दूसरे देशों में कम होती है। और इसी के लिए क्या है कि उन्होंने सेकंड फेज अब स्टार्ट कर दिया फेम स्कीम का। फेम की भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सरकार धीरे धीरे फोकस कर रही है कि बैटरी हो चाहे वो सर्किट सिस्टम हो सब इंडिया में ही बने। तो इससे क्या होगा, इन जैसे चाइना में वो लोग बिल्कुल क्रांति ले आए कि चाइना में चाइनीज का वो गाड़ियां ही बिक रही हैं, और कई बार तो चाइनीज गाड़ियां सस्ती होती हैं और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। तो यही रिवॉल्यूशन इंडिया भी चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई 2024 में। ये इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज हुआ दोहा कतर में। अच्छा, इसमें भारत ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। उसमें भी ज्योत्सना सबर जो यूपी की है, उन्हें 3 गोल्ड मेडल मिले, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक, 33 हमको मेडल मिले, जिसमें 7 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये हमें मिला है। अच्छा, 2023 में ये पूरी चैंपियनशिप भारत में ही होती है, ग्रेटर नोएडा में। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड मिल गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ये जो उनको अवार्ड मिला है ये उनके इनिशिएटिव के लिए, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, इसके लिए मिला है। अच्छा, जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तो उन्होंने ये पूरी स्कीम चलाई। इसका मराठी वर्जन जो इसका एक्चुअल नाम है वो है शासन आपल्या दारी। कहने का मतलब है शासन आपके द्वार पर। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ठीक है, अब इसे रिकॉग्नाइज किया गया है स्कॉच अवार्ड की तरफ से। ठीक, तो ये पूरे प्रोजेक्ट, ये जो पूरा मॉडल है, इस मॉडल से कंपीट कर रहे थे 280 और प्रोजेक्ट्स, और इन सब में इनको ये अवार्ड मिला। तो ये अवार्ड अब ऐसे स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स देश में खूब ज्यादा चलाने चाहिए, जिससे क्या होता है, गुड गवर्नेंस वो बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ एक बढ़िया स्टेप। क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। ठीक, अभी हमने ये कुछ दिन पहले पढ़ा था करंट अफेयर कि नंबर 1 कौन सा है। ठीक, अभी ये डेटा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।